So students, here just we are going to start accounting equation again. In last video I have taught how to prepare the accounting equation. Once again I am repeating it. The accounting equation shows that total of assets must be is equal to total of liabilities and capital, right? So assets is equal to what? Assets means A for assets, L for liabilities here, and C for capital. Capital is also known as owner's equity or owner's fund. Now, how will you define the assets? Assets refers to all those things which are in possession of the business or which are the property of the business, and the amount which are due from outsider is called assets. No liabilities. Liability refers to those amount which are due to outsider, means which are repayable to outsider is called liability. So asset और liability में difference क्या है? Assets में due from outsider and in liability due to outsider. And now capital. I think you all people are knowing the capital refers to those amount which are invested by the owner of the business to run the business. Okay, so business start करने के लिए जो owner amount invest करता है, whether it is in cash or kinds, anything, but it should be related to the owner of its own, will be called capital, right? So these are the asset, liability, and capital. And in simple language, you can record it or note it anywhere. जो भी पैसा हमें दूसरों से लेना है, यानी हमारा खुद का बाकी है किसी के यहाँ, हमें दूसरों से लेना है, वो एसेट्स। और किसी दूसरे का पैसा मेरे पास पड़ा है, यानी हमको वापस देना है, तो वो होगा लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटीज मींस कर्ज, डेब्ट, और एसेट्स मींस अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होता है। अब कैपिटल ओनर से देखो, लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों ही आपके लायबिलिटीज के कैटेगरी में आते हैं। जो कैपिटल होता है इसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लायबिलिटीज जो होता है केवल, इसको हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मींस व्हिच आर पेबल टू आउटसाइडर, और कैपिटल मींस व्हिच आर पेबल टू ओनर व्हाइल द बिजनेस इज गोइंग टू लिक्विडेट। जब बिजनेस बंद होने जाएगा तो उस समय कैपिटल हम ओनर को पेमेंट करेंगे, और लायबिलिटीज तो टाइम बिंग के लिए होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी, वो टाइम टू टाइम पेमेंट होता है बिजनेस कंटिन्यूटी के दौरान ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करना है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम लोगों के बुक में जो हम लोग को पढ़ना है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू फोल्ड इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का दोहरा प्रभाव होता है। ठीक है, in accounting language में one aspect is to be debited and other aspect is to be credited, but here I am not going to teach you debit and credit first of all. ठीक है, just I will teach you how to put under the assets, liability and capital. So हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक को एसेट्स में लिखते हैं, एक को लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, या दोनों ही एसेट्स में लिखेंगे या दोनों ही लायबिलिटी एंड कैपिटल में, बट एनी हाउ आवर LHS मस्ट बी इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एसेट्स क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेज और किसी भी प्रकार का इनकम के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया जाता, क्योंकि एक्सपेंसेज और इनकम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि अगर लॉस होगा तो ओनर बियर करेगा और प्रॉफिट होगा तो ओनर एंजॉय करेगा। ओनर का पैसा क्या होता है, कैपिटल। तो कभी भी कोई एक्सपेंसेज या लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस करेंगे, और इनकम या प्रॉफिट होगा, गेन होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे। अब एक चीज और आता है इसमें, कैपिटल का एक रिवर्स होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई भी पैसा या सामान निकालकर घर ले जाता है अपने निजी प्रयोग के लिए, when owner withdrew anything whether it is in cash or in kinds for his or her personal use is called drawing. So drawing जब भी ओनर करेगा तो उससे उसका कैपिटल रिड्यूस होगा, यानी कैपिटल से ही माइनस करेंगे। यानी यहाँ एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का ही कॉलम बनेगा, किसी प्रकार का
ड्राइंग या किसी प्रकार का अलग से एक्सपेंसेस या इनकम का कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो मैंने जैसा बताया कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, रीड करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि एसेट्स में कितने कॉलम हो रहे हैं और लायबिलिटीज में। ठीक, सो नाउ सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन आई एम शेयरिंग। So student, you can take this screenshot of this question. Okay, just we will do study first of all ki how many types of asset would be created and you will note it down on a paper. Okay, so I am going to read. Accounting equation is the heading of the chapter. Name of the chapter. First question is saying prepare accounting equation to record the following transaction and prove that total asset is equal to total of liabilities and capital. ओके, कैपिटल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, एक मिनट। हाँ, सो अब आप देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। सो कह रहा है कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से? 3 लाख से। तो 3 लाख से स्टार्ट किया, तो ये कौन है? मिस्टर ए ओनर है और ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा और आप लोग साथ साथ अपने कॉपी पे नोट करेंगे। एक तरफ आप एसेट्स लिख लेंगे, एक तरफ लायबिलिटी कॉपी पे रफ वर्किंग नोट के लिए। तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? कैश से। तो आपके पास आप क्या हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप कभी भी अपने आप को ओनर एज्यूम नहीं करोगे। आप क्या एज्यूम करोगे अपने आप को? अकाउंटेंट, राइट। सो एज ए अकाउंटेंट अगर ओनर स्टार्ट कर रहा है बिजनेस 3 लाख रुपए लगाकर बिजनेस में, तो पैसा किसके पास आएगा? अकाउंटेंट के पास। तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश। सो कैश क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स, और ये पैसा आ कहां से रहा है? ओनर के पास से आ रहा है, तो ये कैपिटल होगा। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन से हमें ये समझ में आया कि दो चीजें क्लियर हुई कि एक तो ओनर आ रहा है और दूसरा ओनर का पैसा आ रहा है, कैपिटल और कैश। दूसरे ट्रांजेक्शन्स में हम लोग पढ़ेंगे बॉट गुड्स फॉर ₹50,000। ठीक है, यहाँ 50,000 होगा और बॉट गुड्स ऑफ ₹50,000। एक मिनट, यहाँ पर कुछ अच्छा, ठीक है। सो बॉट गुड्स फॉर ₹50,000। तो आपने गुड्स क्या किया कि गुड्स खरीदा। तो आप बताइए आपके पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है? दो चीजें होती हैं, गुड्स आपके पास आ रहा है और पैसा आपके पास से जाएगा। सो पैसा यानी कि कैश का कॉलम तो ऑलरेडी बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन गुड्स कहाँ जाता है? एसेट्स की कैटेगरी में। गुड्स को हम लोग स्टॉक करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आई विल शो यू ऑल नाउ। थर्ड, goods costing ₹20,000 was sold for ₹25,000। तो आपने देखा यहाँ गुड्स आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा आ रहा है फॉर कैश। सो कैश का कॉलम ऑलरेडी बना चुके हैं, गुड्स का भी बना चुके हैं, लेकिन 20,000 का गुड्स हम 25,000 में सेल कर रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। तो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? ओनर को। सो ओनर का कैपिटल है, उसमें ऐड कर देंगे, ऑलरेडी बना हुआ है। Fourth transaction is saying goods costing ₹10,000 was sold for ₹13,000 on credit to Ram। So अब बताइए यहाँ गुड्स आप बेच रहे हो अगेन, तो गुड्स का तो कॉलम बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10,000 का गुड्स 13,000 में तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा, वो भी बना हुआ है। अब रहा क्या कि हम यहाँ पैसे से नहीं बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, तो पैसा तो आएगा नहीं मेरे पास, तो ये पैसा हमें कस्टमर से लेना है। हमारा कस्टमर कौन है यहाँ पे? राम। तो राम से जो भी पैसा हमको फ्यूचर में लेना है, इसे क्या कहेंगे? डेटर। तो व्हेन एवर, डेटर क्या होता है मैंने समझाया था एक बार सेकेंड चैप्टर में कि व्हेन वी सेल गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट देन कस्टमर इज नोन एज डेटर। ओके, सो यहाँ राम हमारे डेटर हो गए क्योंकि हमने उनको उधार बेचा है, और डेटर एसेट्स होता है, डेटर एसेट्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए डेटा का कॉलम एसेट साइड में हम लिख ले रहे हैं अभी कि ये बनेगा। सॉरी। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स उधार खरीदा श्याम से, तो गुड्स तो आ रहे हैं, गुड्स का कॉलम बना हुआ है, लेकिन आप उधार खरीद रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे श्याम? क्रेडिटर्स।
तो क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी। सो श्याम हो जाएंगे लायबिलिटी, यानी क्रेडिटर्स में हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नाउ आफ्टर दिस गुड्स बॉट ऑन, क्रेडिट हो गया। नाउ 6 ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर। तो फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर एसेट्स और पैसे से खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, ऑलरेडी बना है। अब पेड सैलरी और रिसिव्ड कमीशन ये है। अब हम लोग इसके बाद अब यहाँ शेयर करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि आप लोग देखो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। सो देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट पेड सैलरी, तो अब सैलरी पेड करोगे तो पैसा जाएगा, तो पैसे का कॉलम ऑलरेडी हम बना चुके हैं पैसे के नाम का। अब ये एक्सपेंसेज है, सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। तो कोई कॉलम नहीं बनेगा एक्सपेंसेज के लिए। आपने नोट किया कि यहाँ एक्सपेंसेज का कोई कॉलम नहीं, एक्सपेंसेज के लिए पैसा जा रहा है तो कैश से माइनस होगा और कैपिटल से। अब आते हैं कमीशन रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो पैसा आएगा और इनकम किसको मिलेगा? ओनर को, यानी कैपिटल को। यानी कि हम लोगों ने आपने देखा कि इस पूरे क्वेश्चन को पहले एक बार हमने पढ़ा और पढ़कर दिमाग में, क्योंकि अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हो, पहले आप सीख रहे हो तो टाइम लग रहा है कि पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन सीख जाओगे तो आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉलम क्रिएट होंगे। तो एसेट्स में कितने कॉलम बन रहे हैं? कैश, गुड्स या स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर। 4 column will be created in asset side, 1 column will be created in the name of creditors in liability side, and 1 in capital in this question. So now we are going to solve, and I think you have taken a screenshot of the question and you having the question. Just I am going to solve here. So I think you are having the pen and paper also, you need to take, ठीक है। And this side is sequence number and this is what? Transaction, as I have taught you all in previous class. Here the name of assets, cash, then goods or stock, then debtors, then furniture. ओके, आपने इतना देखा। अब इसके बाद आपका ये एसेट्स खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या आ रहा है? यहां पर क्रेडिटर्स, देन कैपिटल, ओके, देन कैपिटल। सो देखो ये हमने क्यों बनाया? पहले क्वेश्चन को हमने रीड किया, फिर पता किया कि एसेट्स में ये क्या है तुम्हारा? एसेट्स, एसेट्स, और यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज भी बहुत सारे होते हैं, एसेट्स भी बहुत सा होता है। तो एसेट्स में कौन सा एसेट्स? यहाँ आप लोग एसेट्स का देखिए लिखे हैं, और एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स क्रिएट हुए हैं? कैश, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर। लायबिलिटीज में कौन सा लायबिलिटी? सिर्फ क्रेडिटर क्रिएट हुआ, और भी लायबिलिटी है बट इस क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर। और कैपिटल तो इट्सेल्फ कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? ट्रांजेक्शन। We will write here transactions, और यहाँ पे हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। सो जस्ट आई वांट टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट क्लियर? और फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हियर कि मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹3 lakhs, ओके। सो मिस्टर ए ने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम पहला लिखेंगे, अगर डेट है तो डेट, नहीं तो सीरियल नंबर में डेट का कॉलम होगा। यहाँ क्या है? बिजनेस स्टार्टेड। तो ट्रांजेक्शन में हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद कैश, ओके। चाहो तो अमाउंट अगर स्पेस है तो लिख लो 3 लाख। ये आपका क्वेश्चन है पहला, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹3 लाख। तो नाउ यू आर एन अकाउंटेंट एंड व्हाट विल यू डू?
सो यू विल रिसीव रुपीज 3 लाख, तो कैश आएगा आपके पास, तो आप 3 लाख रुपए कैश में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, 3 लाख रुपए आपके पास आ गया। अब स्टॉक तो अभी कुछ है नहीं, छोड़ दो, इस पहले ट्रांजेक्शन में डेटर भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है पहले ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ क्रेडिटर भी कुछ नहीं हुआ है। अब ये बताइए कि ये आया 3 लाख रुपए कहाँ से, ओनर से, तो ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, राइट। सो हम लोग कैपिटल में यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये 3 लाख रुपए आ गए, ठीक है। सो पहला ट्रांजेक्शन हमारा फिनिश हो गया, राइट स्टूडेंट्स, 3 लाख कैश एंड 3 लाख कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो so next transaction is bought goods for rupees 50,000. So second transaction we will write here bought goods for rupees 50,000. सो अब 50,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा, तो आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, आपके पास से पैसा जाएगा ऑब्वियसली, जब गुड्स खरीदोगे तो पैसा आप दोगे, तो यहां पर आप माइनस कर दो कैश 50,000, राइट। अब आ क्या रहा है आपके पास, गुड्स, तो गुड्स आ रहा है 50,000 रुपए का, तो वो स्टॉक के हेडिंग में लिखेंगे, गुड्स को हम लोग जब तक सेल नहीं हुआ तब तक के लिए वो स्टॉक है। तो अब उसके बाद कोई और कॉलम क्रिएट हो रहा है, नो, किसी और ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ा। सो देखिए पहला ट्रांजेक्शन लिखा, अब दूसरा ट्रांजेक्शन लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है या नहीं है। सो यहां लिखेंगे इक्वेशन एंड नाउ वी हैव टू प्रूव आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। सो सी कैश इज हियर 3 लाख and 3 lakh minus 50,000 will be 2,50,000, right? Then goods 0 and 50, तो 50 ही 1000 आएगा और बाकी कहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ 3 लाख का 3 लाख ही रह जाएगा। आप देखो यहाँ पर 3 लाख का 3 लाख, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी 3 लाख माइनस 50,000 विल बी 2,50,000। गुड्स हमने परचेस किया, अभी 50,000 है, ऊपर 0 है तो 50 ही आएगा, यहाँ 0 का 0 है, डैश 0 सब है, कैपिटल 3 था 0 था, यहाँ 3 लाख आ गया। सो आप अब चेक करो कि आपका इक्वेशन प्रूव हो रहा है कि नहीं। 2 लाख 50,000 प्लस 50 3 लाख नाउ इज इक्वल टू 3 लाख, दिस मींस कि आवर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि हमारा दोनों प्रूव है, सही है। अब हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे कि क्या है थर्ड ट्रांजैक्शन। सो नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold for rupees 25,000. So here third transaction. So we will write goods costing rupees 20,000 was sold for rupees 25,000. So अब देखिए इसका कैसे होगा, तो जैसे कह रहे हैं कि हमने 20,000 का गुड्स 25,000 में सेल किया, राइट। सो हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, हमारे पास पैसा आएगा क्योंकि हमने 25,000 रुपए का गुड्स बेचा, तो 25,000 कहाँ ऐड करेंगे, कैश में, कैश का जो कॉलम है उसमें ऐड कर दिया। बट हमारे यहाँ से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो कितने रुपए का गुड्स जा रहा है हमारे पास से, 20,000 का, तो 20,000 हम यहाँ पर माइनस कर लिए। अब यहाँ कोई इफेक्ट है, नो, यहाँ कोई इफेक्ट है, नो, यहाँ कोई इफेक्ट है, नो, बट कैपिटल में पड़ेगा क्योंकि 20,000 का गुड्स मैंने 25,000 में सेल किया, मींस वी आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000, और ये 5,000 किसको मिलना चाहिए, ओनर को, तो ओनर का कैपिटल है यहाँ पर 3 लाख। सो हम लोग 3 लाख रुपीज जो ओनर का कैपिटल है उसमें ऐड कर देंगे 5,000, ठीक है, हमने 5,000 रुपए ऐड कर दिया, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। तो अब हम लोग फिर से न्यू इक्वेशन बनाते हैं, हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पास करने के बाद, पहली बार जब फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन किया था तो सिर्फ इक्वेशन लिखा था, यहाँ पर देखो इक्वेशन। अब इसके बाद जो नया ट्रांजेक्शन ऐड किया उसके बाद जो अब इक्वेशन आएगा इसे कहेंगे न्यू इक्वेशन। सो यहाँ पर हम लोग न्यू इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सो न्यू इक्वेशन में क्या होगा, 2,50,000 प्लस 25, 2,75,000,
और यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30,000 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ कुछ नहीं है 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी। अब यहाँ कितना आ जाएगा, सो 3 लाख रुपीस पहले से था, 5,000 प्रॉफिट हुआ, इनका कैपिटल हो जाएगा 3,05,000, 3,05,000। सो अब आप चेक कर सकते हो 275 प्लस 30 3,05,000 और उधर भी 3,05,000 आ रहा है, मीन्स हम लोग का सही है इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन इज सेइंग गुड्स बॉट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, राइट? सो पहले हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे यहाँ कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि पूरा आप लिखो। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। सो अब आप गुड्स उधार खरीद रहे हो तो यहाँ पैसे का कोई लेन देन हो ही नहीं रहा है, ठीक है? तो गुड्स खरीद रहे हो बट तो गुड्स आएगा आपके पास, लेकिन कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश 0, गुड्स आपके पास आ रहा है 30,000 का, 30,000। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ गुड्स परचेस किया, तो जब हम परचेस किसी से उधार खरीदेंगे, किसी से उधार करेंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर। सो क्रेडिटर में 30,000 लिखेंगे क्योंकि ये पैसा हमें देना है, हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। हमने उधार खरीदा तो मतलब अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, दूसरे को देना है, तो मतलब लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी है? क्रेडिटर, ठीक है? सो आप क्रेडिटर देखो लिख दिए। अब इसके बाद कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, सो कैपिटल में 0। अब हम लोग जैसा कि एज यूजुअल हर बार कर रहे हैं, हम नया ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ठीक है? सो न्यू ट्रांजेक्शन जब बनाएंगे तो चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो 275 का 275 ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, ट्रांजेक्शन कॉलम में न्यू इक्वेशन। अब यहाँ हो जाएगा 60,000 हो गया हमारा टोटल गुड्स, 0 प्लस 0 यहाँ पर इज इक्वल टू 30,000 प्लस 3,05,000। तो आप चेक कर सकते हो बेटा कि 275 प्लस 60 3,35,000 और यहाँ पर 30 और 3,35,000 आ रहा है, यानी हमारा इक्वेशन प्रूव है, सही है। आपने देखा कि जितना भी कोई भी अमाउंट इधर एंट्री करे तो वही उधर, या इधर माइनस करेंगे तो उधर भी, किसी भी तरीके से नहीं हो, आवर ट्रांजेक्शन विल बी इक्वल। सो अब नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was sold on ₹13,000 sorry। So I think this is the question. Goods costing ₹10,000 was sold on credit ₹13,000। तो जब हमने उधार गुड्स बेचा, 10,000 रुपए का गुड्स 13,000 में बेचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ? गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was sold for ₹13,000। यानी 10,000 रुपए का गुड्स आपने 13,000 में बेचा, तो पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, फिर ट्रांजेक्शन नेम लिखा। अब उसका ट्रांजेक्शन यहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है? सो यहाँ ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो आप खुद से सोचो कि यहाँ पैसे से तो मतलब है नहीं, उधार हमने बेचा, तो कैश कॉलम में 0। अब गुड्स लेकिन आपका क्या होगा? 10,000 कॉस्टिंग रुपीज था गुड्स का, तो 10,000 रुपीज आपका गुड्स माइनस हो जाएगा, माइनस को ब्रैकेट में से लिख लिया। अब हम इसको बेचे कितना? 13,000 में उधार। तो उधार जब बेचेंगे तो ये हम जब भी कभी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो डेटर कहलाता है। तो डेटर का कॉलम देखिए आप सभी लोग, ये बना है, आपने डेटर बनाया है, तो अभी तक 0 आ रहा था। अब यहाँ पर आपने क्या किया? 10,000 का गुड्स 13,000 में क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो डेटर आपका 13,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं है, बट आपने 10,000 का गुड्स 13,000 में सेल किया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ 3,000 का हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो ये 3, अभी देखो प्रॉफिट अभी एक्चुअली हमें मिला तो नहीं है, हम लोग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी हमने ट्रांजेक्शन किया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, प्रॉफिट हमने मान लिया, ठीक है? तो अब हम लोग फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो न्यू इक्वेशन कैसे बनेगा आप देखो, जैसे हर बार हम लोग बना रहे हैं, 3,05,000 है और उसमें 3,000 ऐड करेंगे, सो 3,00,000
8,000, फिर 30,000, देन 0, ठीक है। फिर यहाँ कुछ नहीं है, ये 13,000, यहाँ पर 60 माइनस 10 गुड्स का आपका 50,000 बचेगा, और यहाँ पर कैश तुम्हारा सेम रहेगा 275। तो ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन। सो स्टूडेंट, न्यू इक्वेशन समझ में आ गया है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? सो टाइम इज वेरी लेस, तो हम वर्बली बता दे रहे हैं आप लोग को।